हेलो फ्रेंड्स, मैं श्री मनीष कोठारी आप सबका स्वागत करता हूँ फिर से श्री फाउंडेशन अकाउंटिंग के इस क्लास के अंदर चैप्टर 2 अकाउंटिंग प्रोसेस का फिफ्थ यूनिट जो है केस बुक। तो चलिए चलते हैं केस बुक में क्या क्या पहलू है उसको समझते हैं। Cash transactions are straightforward way recorded in the case book and on the basis of such a record ledger accounts are prepared। मतलब जो भी कैश ट्रांजेक्शन है इसका आप डायरेक्टली रिकॉर्डिंग कहाँ पे करते हैं, कैश बुक के अंदर, और उसके आधार पर आप लीजर अकाउंट्स बना सकते हैं। Therefore, the cash book is a subsidiary book. But the cash book itself serves as the cash account and the bank account. The balance are entered into the trial directly. Therefore, the, it is also part of the ledger. Hence, it is also to be treated as the principal book. मतलब आप अगर उसका उपयोग करके लेजर में पोस्टिंग कर सब्सिडरी बुक है, लेकिन आप कैश बुक के अंदर एंट्री करके डायरेक्ट ट्रायल बैलेंस शीट में फिगर लेते हो, प्रिंसिपल बुक है। मतलब इट इज अ ड्यूअल एस्पेक्ट। द कैश बुक इज दस बोथ अ सब्सिडरी बुक एंड अ प्रिंसिपल बुक। तो हमारा जो टेस्ट और नॉलेज का पहला क्वेश्चन है, इज कैश बुक अ सब्सिडरी बुक और अ प्रिंसिपल बुक? तो आपका आंसर क्या बनेगा? इज अ बोथ। कैसे? अगर आपने on the basis of such a record लेजर अकाउंट प्रिपेयर किए हैं, तो वो एक आपकी सब्सिडरी। और अगर आपने डायरेक्ट इनमें से फिगर लेके ट्रायल बैलेंस पाए हैं, तो वो आपकी प्रिंसिपल। सो इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ द बोथ। अब केस बुक कितने प्रकार की है? काइंड ऑफ केस बुक। मेन केस बुक में बी द थ्री टाइप्स। एक सिंपल केस बुक है जिसके अंदर बहुत ज्यादा रिसिप्ट एंड पेमेंट के फिगर्स होते हैं। अब जरूरत पड़ने पर हम डिस्काउंट का कॉलम उसमें ऐड करते हैं, तो वो टू कॉलम केस बुक बन जाती है। तो फिर बैंक का कॉलम आप ऐड करते हैं तो थ्री कॉलम केस बुक बन। So in addition to the main case book, firms are also generally maintaining a petty case book, but that is a purely a subsidiary. Apart from this three, एक पेटी केस बुक भी होती है। तो आगे जब हम उसका डिस्कशन करेंगे तो देखेंगे कि छोटी छोटी अमाउंट के लिए पेटी केस बुक में किस तरह से पोस्टिंग किया। So another question, what are the various kinds of the case book? So it is a three kind of the case book. Simple case book, such a case book appears like an ordinary account। जैसे हमारे ordinary account में क्या होता है, दो साइड्स होती है, एक डेबिट और क्रेडिट। उसमें डेट, पर्टिकुलर, अमाउंट, लेजर फॉल्यू, ये चीजें होती है। यहाँ पर पर्टिकुलर्स के बजाय क्या लिखा जाता है? डेबिट साइड में रिसिप्ट और जो हमारा क्रेडिट साइड है वहां पर पेमेंट्स लिखा है। Balancing. The cash book is balanced like the other accounts. The total of the receipt column is always greater than the total payment column because cash has always debit balance. The difference is written on the credit side is by balance carried down. The total are then entered in two columns opposite one another, and then on the debit side the balance is written as two balance brought down. To show the cash balance in hand in the next period. तो एक तो फॉर्मेट अगर देखना है तो फेसबुक का सिंपल फॉर्मेट है कि डेबिट, क्रेडिट, डेट, रिसिप्ट, लेजर फॉलियो, अमाउंट। ओके, तो अब स्टार्ट करते हैं विथ इलस्ट्रेशन। एंटर द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन इन अ सिंपल केस बुक। पहली तारीख को क्या हुआ है? कैश इन हैंड। कैश इन हैंड है मतलब ये ओपनिंग बैलेंस है, तो उसको हम किस तरह से लिखते हैं? टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। कैसे लिखेंगे? टू बैलेंस ब्रॉट डाउन।
ये 1200 रुपये की अमाउंट है, हमेशा डेबिट बैलेंस होता है, आपको पता है। रिसीव्ड फ्रॉम राम 300 रुपीज। अब आपको पता है कि व्हाट आर द गोल्डन रूल्स। गोल्डन रूल्स, जब पैसा आता है तो उसको डेबिट करते हैं, तो राम के अकाउंट में 300। तो ये दोनों एंट्री हो चुकी है। पेड रेंट ₹30। तो यहाँ पर 7 तारीख को बाय रेंट अकाउंट ₹10 का पेमेंट किया। सोल्ड गुड्स फॉर कैश, तो पैसा आया तो उसका मतलब क्या है? उसका मतलब ये है कि सेल्स अकाउंट क्रेडिट करोगे, कैश को डेबिट करोगे, तो ये डेबिट साइड में। पेड टू श्याम 700 रुपीज। श्याम अकाउंट 7। परचेज्ड फर्नीचर, देखिए यहाँ पर ये कैश बुक है। कैश मतलब अगर परचेज और सेल्स बुक होती तो हम फर्नीचर वाला ट्रांजेक्शन को जनरलाइज करते। कैश बुक में हमें ये हर एक एंट्री लिखनी, तो नथिंग टू बी थिंक अबाउट इट। फर्नीचर अकाउंट डेबिटेड, कैश अकाउंट क्रेडिटेड। 31st को सैलरी पे किया गया है 100 रुपीज का, तो 100 रुपीज की सैलरी को पे करेंगे। रेंट ड्यू नॉट येट पेड फॉर जनवरी, नॉट येट पेड, इसकी आपको क्या करनी पड़ेगी? नोट बना के रेंट है लेकिन पेमेंट नहीं किया, केस बुक का पार्ट नहीं बनेगा। अब क्या करना है? ऑफ कोर्स इसको टेली करेंगे। कौन सी साइड आपको बड़ी लग रही है? लेफ्ट साइड, और केस में वही होनी चाहिए, अगर नहीं है तो आप गलती है। तो ये जो है कुल मिलाकर 1800 रुपया हो गया। ये भी 1800 यहाँ लिख देंगे। अब इसका बैलेंसिंग फिगर जो होगा कैसे निकालेंगे? इसका टोटल करके 1800 से माइनस करेंगे। सेवन सेवन जीरो। अब ये 2022 की एंट्री है, और 1 फरवरी को क्या करेंगे? टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, कितना रुपया आ जाएगा? 770। सो माय डियर फ्रेंड्स, आपने देखा कि सिंपल कैश बुक में कैश रिसिप्ट और कैश पेमेंट की एंट्री होती है। डेबिट साइड जो होती है ऑलवेज ग्रेटर रहेगी। सिंपल कैश बुक एक ऑर्डिनरी अकाउंट की तरह है, और अगर कोई ड्यू है, पेमेंट नहीं किया है, तो उसकी एंट्री कैश नहीं की जाए। सो दीस आर द मेन नोट्स दैट यू हैव टू रिटर्न। कौन सी नोट बनेगी? रेंट ड्यू बट नॉट पेड। ओके, चलिए डबल कॉलम कैश बुक की बात करते हैं। If along with the column for the amount to record cash receipt and cash payment, another column is added on each side to record the cash discount allowed or discount received, or a column on the debit side showing bank receipt and another column on the credit side showing payment through bank, it is a double column. मतलब आप डिस्काउंट के हेड भी ऐड कर सकते हो और बैंक के हेड भी ऐड कर सकते हो डबल कॉलम में, जो आपकी रिक्वायरमेंट है उस हिसाब से कर सकते हो। Cash discount is an allowance which often accompanies cash payment. जब आप कोई कैश पेमेंट करता है तो उसके साथ कैश डिस्काउंट मिलने के चांस रहते हैं। If customer owes ₹500 but is promised that 2% will be deducted if payment is made within a certain period, the customer can clear his account by paying ₹50 for 90। बहुत बार ऐसा होता है कि
व्यापारी अपने परचेजर को एक कहता है कि आप 15 दिन में पैसा दे दोगे तो 2% आपको कम लगाए. That will be the cash discount. Cash received will be rupees 490 and rupees 10 will be the discount for the firm issuing the payment, and discount is a loss for the person making payment is gain. मतलब जो पेमेंट करता है उसके लिए वो क्या है, गेन है, क्योंकि उसने 10 रुपये बचाया है. लेकिन जो पेमेंट का स्वीकार करता है मतलब रिसिपिएंट है, उसके लिए वो लॉस है. Since cash discount is allowed only if cash is paid, it is convenient to add a column for discount allowed on the receipt side of the cash book and a column for discount received on the payment side of the cash book. तो यहाँ पर आप देखेंगे कि दोनों साइड जहाँ भी रिसिप्ट है तो यहाँ पर डिस्काउंट क्या होगा, अलाउड होगा, पर डिस्काउंट अर्न. अब बैलेंसिंग की बात करते हैं. इट शुड बी नोटेड दैट डिस्काउंट कॉलम्स आर नॉट बैलेंस्ड बिकॉज इसकी कोई राशि जो है वो हम सिर्फ ये फिगर लिखते हैं, लेकिन आमने सामने वो दोनों टैली होगा ये नहीं होगा. तो इसका क्वेश्चन भी आ सकता है, ट्रू एंड फॉल्स भी पूछा जा सकता है कि डिस्काउंट जो है वो उसके कॉलम टैली नहीं, उसका सिर्फ टोटल किया जा सकता है. The total of the discount column on the receipt side shows total discount allowed to the customer. The total of the column on the payment side shows total discount received and is credited to the discount. मतलब जो भी हमने डिस्काउंट दिया है वो डिस्काउंट अकाउंट डेबिट करेंगे और जो मिला है वो क्रेडिट करेंगे. The cost columns are balanced as already shown, हमने पहले भी कर चुके हैं. The bank columns are also balanced and the balancing figure is called the bank balance. तो जिस तरह से कैश का फिगर जो है वो कैश ऑन हैंड कहलाता है, तो जिस तरह से बैंक कॉलम का जो डिफरेंस होगा बैंक बैलेंस और बैंक कैश एट द बैंक. A double column cash book should have two columns on one each side comparing of either cash and discount transaction or cash and transaction. तो यहाँ पर ये देखते हैं कि ये हमने डिस्काउंट वाला लिया है. इस तरह से 3 कॉलम वाला भी होता है जिसमें डिस्काउंट कैश और बैंक सभी शामिल हो. चलिए इलिस्ट्रेशन 2 देखते हैं. Ganesh commenced business on 1st April 22 with 2000 as capital. Had the following cash transaction in month of April 2022. तो परचेस किया है, गुड्स लिया है और 17 कुल मिलाकर 7-8 ट्रांजेक्शन है. मेक आउट द 2 कॉलम कैश बुक कैश एंड डिस्काउंट, ये दोनों का मिलना है फॉर द मंथ ऑफ अप्रैल 22. तो हमने एक डबल कॉलम कैश बुक बनाना है जिसमें रिसिप्ट, जिसमें डिस्काउंट एंड अमाउंट. अब देखेंगे कैश एंड डिस्काउंट कॉलम, तो कैश एंड डिस्काउंट कॉलम जो है वो लिया है. सबसे पहले बिजनेस कब शुरू हुआ है, 1 अप्रैल 22 को. 2000 इज कैपिटल, तो पहली एंट्री जो डलेगी वो क्या डलेगी, 2000. बाय कैपिटल, यहाँ पर बाई शब्द नहीं आएगा लेकिन टू शब्द है. और ये 2000 में इसमें कोई डिस्काउंट की कोई गुंजाइश नहीं. नेक्स्ट ट्रांजेक्शन जो है सेकंड टाइप का, इसमें परचेज फर्नीचर एंड पेड कैश ₹250. तो 250 रुपीज की जो एंट्री होगी वो फर्नीचर परचेज की एंट्री है.
2 तारीख को परचेज गुड्स 500 रुपीज, सोल्ड गुड्स फॉर कैश 950, तो ये हमारा यहाँ पर आएगा 4 तारीख को। सेल्स अकाउंट, पेड कैश टू राम 560। यहाँ पर अलाउड डिस्काउंट रिसीव्ड, यहाँ पर आप देखेंगे कि 10 रुपया जो है वो राम मोहन ने हमें डिस्काउंट, तो दोनों कॉलम में एंट्री आएगी। तारीख कौन सी है? 5 अप्रैल। बाय राम मोहन 10 रुपीज डिस्काउंट, 560 इज द रिसिप्ट। कृष्णा एंड कंपनी को 20 रुपया जो है उनके पास 600 रुपीज आए हैं और 20 रुपया हमने डिस्काउंट दिया है, तो ये 6 अप्रैल को हुआ है। टू कृष्णा अकाउंट का डिस्काउंट दिया है 600 कैसे है। 7 तारीख को पेड फॉर पेटी एक्सपेंस केस 15 रुपीज, तो ये जो है वो 7 तारीख। अब उसके बाद का जो ट्रांजेक्शन है दैट इज परचेज्ड 150 रुपीज 8 तारीख का। यहाँ पर लेबर को पे किया है 1000 रुपया, अली एंड सन्स को 400। यहाँ पर डिस्काउंट भी अलाउ किया है अली एंड सन्स ने, तो 8 रुपये हमें। आप जानते हैं कि ये जो दोनों कॉलम हैं डिस्काउंट के, उसको आपको टेली नहीं करना, सो वॉट एवर द फिगर। देखते हैं डेबिट बैलेंस केस बुक में हमेशा ज्यादा होता है, तो दिस साइड फिगर इज डेबिट साइड फिगर इज 3550। इसको यहाँ पर हम ट्रांसफर करते हैं, तो यहाँ पर हमें बैलेंस डिफरेंस जो होगा वो ढूंढना है। कितना होगा? 250 प्लस 500, 560 प्लस 15 प्लस 150 प्लस 1000 प्लस 400, 2875 minus 3550, that is 675। ये हम 30 अप्रैल को ट्रांसफर करेंगे। 1 मई को जो बैलेंस डाउन का ये अमाउंट कितनी होगी? 675। So this is how the casebook, डबल कॉलम केसबुक इज मेंटेन। यहाँ पर भी आपने देखा कि डिस्काउंट कॉलम का सिर्फ टोटल होता है, और यहाँ पर जो डिफरेंस होगा वो हम अगले महीने कैरी फॉरवर्ड
So let's start with the next speech. यहाँ पर एक नोट है, द पर्सन हु पेज इज क्रेडिटेड बाय बोथ द कैश पेड बाय हिम एंड द डिस्काउंट allowed to him. Similarly, the person to whom payment is made is debited with both the amount paid and discount allowed by him. तो इसको हमें ख्याल में रखना. So this is the answer. We have just done 3 column cash book. चलिए अब कैश, बैंक एंड डिस्काउंट तीनों को एक साथ हमें हैंडल करना है. There is only a little difference between cash in hand बैंक. बहुत ज्यादा फर्क नहीं cash in hand और money at बैंक में. Therefore, it is very convenient if one each side in the case book, another column is added to record the cash deposit at bank on the receipt side of the cash book. तो जो कैश बुक है हमारी, उसकी रिसिप्ट साइड में हम क्या करेंगे, एक और कॉलम करेंगे बैंक के नाम का, और बैंक में जो भी क्रेडिट किया होगा उसको हम ऐड करेंगे. सो दिस इज 3 column. अब जब भी यहाँ पर भी कोई नया बिजनेस स्टार्ट करते हो तो पहली लाइन होगी कैपिटल अकाउंट, जैसे हमने पिछले सम में किया था. नया महीना शुरू करते हैं, टू बैलेंस ब्रोट डाउन. All receipts are written on the receipt side, cash in the cash column, and check in the bank column. If any discount is allowed to the party paying the amount, the discount is entered into the discount column. In the particular column, the name of the account in respect of which payment has been received is. जैसे हमने क्या लिखा था, buy cash, buy sales, to purchase, like that. All payments are written on the payment side. Cash payment in cash column, payment by check in the bank column. If some discount has been received from the party receiving the payment, it is entered the discount. अब एक महत्वपूर्ण कंसेप्ट है कॉन्ट्रा एंट्री. कॉन्ट्रा एंट्री का मतलब क्या है कि ऑफन कैश इज विड्रॉन फ्रॉम बैंक फॉर यूज इन द ऑफिस. बैंक में से हम पैसा लाते हैं कि इसमें काम होता है. In such a case, the amount is entered in the bank column on the payment side and also in the cash column on the receipt side. Same in the reverse case. अगर पेमेंट देते हैं तो उस तरह से रिवर्स एंट्री हो. Against such entries, the letter C should be written in the ledger folio column to indicate that these are the contra transaction and no further transaction is. This is very much important. अगर हम यहाँ पर कैश में एक समान ट्रांजेक्शन करते हैं तो ये जो लेजर फोलियो वाला कॉलम है वहां पर क्या लिखेंगे, कॉन्ट्रा शब्द लिखेंगे. इससे क्या होगा, शी. तो उससे ये पता चलेगा कि इसका आगे कोई लेजर फोलियो में पोस्टिंग करने की आवश्यकता नहीं है. If initially check received are entered in the cash column and then sent to the bank, the entry is as if cash has been sent to them. अगर आप चेक जब आता है तभी कैश बुक में जब तो आपको कैश पेमेंट किया है ये बैंक अकाउंट में उस तरह से करना. While recording the contract is the basic but important rule should be followed. The receiver is debit. Natural common rule है. The giver is the credit. All what comes in is debit. All what comes out is credit. जैसे प्रैक्टिस करेंगे ये समझ में आ जाएगा. जैसे हम ये सही करते हैं. Where a cash book is separated column for bank account is. If cash is deposited in bank account, the bank will be the receiver. Hence, it will be debited, and if cash is going out, cash will be credited. If cash is withdrawn from the bank account, the bank will be the giver. Naturally, बैंक में से पैसा withdraw किया तो बैंक giver है. Hence, it will be credited, and the cash is coming, so cash will be debited. Similarly, चेक आपने बैंक को जो प्रेजेंट करने के लिए दिया था और डिश ओनर हुआ मतलब सामने वाली पार्टी के अकाउंट में पैसा नहीं था या और कोई वजह से, तो इसको डिश ओनर कहते हैं. बैंक रिटर्न करती है चेक. The bank is not able to collect the amount. It is entered into the bank column on the credit side with the name of the concerned party in the column. तो यहाँ पर आपको क्या करना होगा, पहले ये रिकॉल करना होगा कि जब चेक प्रेजेंट किया था तो कौन सी एंट्री की थी. आपने क्या किया होगा, बैंक को
क्रेडिट किया होगा और रिस्पेक्टिव पार्टी को डेबिट किया होगा। अब क्या करना है, इसका रिवर्स। जब भी चेक डिसऑनर होता है तो वो एंट्री को रिवर्स करना होता है, रिस्पेक्टिव पार्टी को डेबिट करेंगे और बैंक भी क्रेडिट। If some check issued by the firm is not paid on presentation, it is entered into the bank column on the debit side with the name of the party to whom the check was given. मतलब अब तक पेमेंट हुआ नहीं है तो क्या करेंगे, आपने दे दिया है चेक, आपने लिख भी लिया केस बुक में, लेकिन अगर आपको टेली करना होगा क्या करना पड़ेगा कि डेबिट साइड में दोबारा लिख के पार्टी लिख। In a rare case, a check received may be given to some other party. That means endorsed. बहुत बार चेक का एंडोर्समेंट, पहले ये बहुत ही फ्रीक्वेंट प्रैक्टिस थी लेकिन बहुत कम हो गई, फिर भी आजकल भी कुछ ना कुछ अगर आपके चेक एंडोर्स होते हैं तो वो क्या होगा, इसको थर्ड पार्टी को देगा। ऑन रिसिप्ट इट मस्ट हैव बीन एंटर्ड इन द बैंक कॉलम ऑन द डेबिट साइड। ऑन एंडोर्समेंट द अमाउंट विल बी रिटन बैंक कॉलम द क्रेडिट साइड। मतलब जैसे ही एंडोर्स हुआ इट विल बी ट्रीटेड एज पेड। अब टेस्ट योर नॉलेज का ये क्वेश्चन है, व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ थ्री कॉलम केस बुक? The advantage of such type of the case book are that the case account and the bank accounts are prepared simultaneously, therefore the double entry is completed in the case book itself. Thus, the contra entries can be easily cross-checked in case column in one side and bank column in the other side of the case book. Also, the chances of the are reduced. तो सबसे पहली बात क्या है, double entry is completed in a case book itself. Error are reduced. Second one, the information regarding cash in hand and the bank balance can be obtained very easily and quickly. There is no need to prepare ledger of the bank account. मतलब बैंक का लेजर अकाउंट अलग से बनाने की आवश्यकता ही नहीं है, इट इज ऑलरेडी मेंटेन्ड इनटू द कैश बुक। सो ये सेपरेट आपको प्रिपेयर करने की आवश्यकता। इन केस ऑफ मेंटेनिंग मोर देन वन बैंक अकाउंट, सेपरेट कॉलम कैन बी एडेड फॉर ईच बैंक अकाउंट। Transaction between these two or more bank accounts can be recorded and tallied with a much less effort. तो आप देखेंगे कि यहाँ पर हमने थ्री कॉलम में बैंक का नाम लिखा है। मान लो दो बैंक अकाउंट है तो एक और कॉलम ऐड करना है, यहाँ पर एक बैंक का नाम बैंक ऑफ बड़ौदा, दूसरी बैंक ऑफ इंडिया, लाइक दैट। Suppose there are two bank accounts, PNB current account and SBI cash credit account. If check is issued from PNB check back to SBI account, the receiver, the SBI account will be debited and giver, the PNB account shall be credited. सेम रूल लागू पड़ेगा, जो भी गिवर होगा उसको हम डेबिट करेंगे और जो रिसीवर होगा उसको क्रेडिट करेंगे। चलिए आते हैं इलस्ट्रेशन नंबर 3 के ऊपर। ये इलस्ट्रेशन क्या करता है, एंटर द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन इन केस बुक विद डिस्काउंट एंड बैंक कॉलम। Check are first treated as cash receipt. This is important. ये लाइन को अच्छी तरह से आपको एग्जाम में देख, तो जब ये आपको पहले एंटर करना है तो क्या करेंगे कि हम इस केस बुक में लिखेंगे और बाद में जब अगर वहां से डिसऑनर वगैरह होता है तो उसकी ट्रीटमेंट कैसे होगी वो भी समझेंगे। तो चलिए पहला जो ट्रांजेक्शन है, चंद्रिका कमेंस बिजनेस विद द बैंक विथ कैश ऑफ 20,000। 20,000 की कैश के साथ चंद्रिका ने कैश बुक स्टार्ट करते हैं, बिजनेस शुरू किया है।
करंट अकाउंट में 19,000 रुपये पे किए, तो उसका मतलब क्या है, कैसे पे किए होंगे, कैश से। तो यहाँ पर हमें क्या ध्यान रखना है कि एक साथ ये आपकी कॉन्ट्रा एंट्री क्या बनेगी, कॉन्ट्रा टू कैश। बैंक में पैसे आए हैं तो बैंक विल बी डेबिटेड। कौन सी तारीख है, मार्च। यहाँ पर बाय बैंक अकाउंट कितनी अमाउंट आएगी बैंक में, नेगेटिव। मतलब ये कैश के अंदर एटीएम में डाली, बैंक कैश गई, बैंक में आई, इसको हम क्या लिखेंगे, दोनों साइड कॉन्ट्रा। रिसीव्ड चेक फ्रॉम कीर्ति एंड कंपनी ऑन अकाउंट। तो अब 4 तारीख को हमने ये चेक जो है वो रिसीव्ड किया है कीर्ति एंड कंपनी को। तो चेक आर फर्स्ट ट्रीटेड एज ए कैश रिसिप्ट। जैसे चेक आया तो पहले हमें क्या ट्रीट करना है, इसको कैश रिसिप्ट के तौर पर करना है। कैश रिसिप्ट है तो डेबिट व्हाट कम्स इन। कौन सी तारीख को आया था, 4 जनवरी को, टू कीर्ति एंड कंपनी। कितनी अमाउंट थी, 600। 7 तारीख को पेज इन बैंक कीर्ति एंड कंपनी चेक। तो अब आप चेक डिपॉजिट नहीं कर रहे हो, क्या कर रहे हो, सिंपली नाउ यू आर पेइंग द अमाउंट इनटू द बैंक account, so it will be treated as a contra entry। 7/1/22, 7/1/22 कहाँ आपने लिया, 600 रुपीज। तो ये क्या लिखेंगे यहाँ पर, ड्यू फॉर कैश, बैंक अकाउंट विल बी डेबिटेड, कैश अकाउंट भी डेबिट। आपने देखा कि बैंक में कैश अकाउंट में डेबिट और क्रेडिट दोनों हो गए। जब चेक आया था तो हमने पहले कैश में लिया था, जब बैंक में प्रेजेंट किया तो ये कहाँ चला गया। So this entry is nullified, only one entry, okay, 600। 10 तारीख को pays रतन एंड कंपनी by check and is allowed discount of ₹20। तो अब रतन एंड कंपनी को पेमेंट किया है 10 तारीख को बाय चेक, और डिस्काउंट भी मिला है 20 रुपया। Tripti and company pays into his bank account 475। तो ये 12 तारीख को ये हमारा बैंक में गया, बैंक अकाउंट। Fifteenth, he received checks from the Wasi and allows him discount of ₹335। 15 तारीख को 450 रुपया जो है वो he received cash of ₹75 and check ₹100 for cash sell। ये 20 तारीख को सेल हुआ है कैश का
लेकिन हमारी प्रैक्टिस क्या है कि जब भी हम चेक आता है तो दोनों का पोस्टिंग कहाँ करते हैं? कैश अकाउंट। He pays into the bank including check received on 15th and 20th। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज। इसी तारीख को ट्रांजेक्शन हुआ है 25 को। बाय कैश बैंक अकाउंट 1000 रुपीज। यहाँ पर क्या होगा? ड्यू कैश ऑन डेबिट होगा बैंक 1000। He pays for cash purchase 275। शंडी एक्सपेंस केस में पे किया है कौन सी तारीख को? 30 को। तो यहाँ पर हमारे ट्रांजेक्शन सारे पूरे होते हैं, तो अभी बैलेंस निकालने का वक्त है। आप जानते हैं कि डिस्काउंट के फिगर सिर्फ टैली करने नहीं होते हैं, सिर्फ हमें इसका टोटल। तो ये टोटल करेंगे 21225। अब इसका बैलेंस जो हमें निकालना है 31 जनवरी। फरवरी 1 टू बैलेंस नोट डाउन। कैश कितना है? 300। बैंक कितना है? 2073। दिस इज हाउ वी हैव टू सॉल्व दिस सम। यहाँ पर मैं एक आपको क्लेरिफाई करना चाहूंगा कि यहाँ पर ये जो 25 तारीख को 1000 अमाउंट दी है दैट इज इंक्लूडेड इंक्लूडिंग चेक रिसीव्ड ऑन 15th एंड 20। तो 15th को कितने का चेक आया था? 450 का। 20 को 100 रुपीज का। तो ये 550 हो गया, प्लस कैश कितना गया होगा? 450 का। लेकिन हमने जैसे बात की कि भाई हम ऑलरेडी इसका बुकिंग कर चुके हैं कैश में, जब चेक हमारे पास आता है तो उस वक्त हम ये ऑलरेडी बुकिंग कर चुके हैं। इसे 450
एंड ये 175 में 100 इंक्लूडेड है. सो दैट्स वाई यहाँ पर हम इसका राउंड फिगर इंक्लूडिंग शब्द है, इसीलिए पूरा फिगर ले. तो अगर इसमें एक्सक्लूडिंग होता तो आपको तीनों एंट्रियां डालनी होती, 1000 प्लस 450 प्लस. तो आपको एग्जाम में भी इसका ख्याल. Posting the casebook entries. Students would have seen that the cash column in the casebook is actually the cash account and the bank column is actually the bank account. Yes. तो यहाँ पर आप देखेंगे कि केस बुक में जो कैश एंट्रीज है वो पूरा क्या जनरेट करती है, कैश अकाउंट एंड बैंक अकाउंट. Also, the discount columns are memorandum column meant only to provide information about the total discount allowed and total discount received. तो ये दोनों अकाउंट टैली नहीं करने हैं, उसका आपको सिर्फ मेमोरेंडम पे लिखना. The debit side column for cash and bank indicates receipts. Therefore, the amount debited in the cash book should be put to the credit of the accounts in respect of which cash or check have been received. जो भी चेक और कैश आप रिसीव कर रहे हैं तो वो आपको डेबिट साइड में लिखना. ऑल पेमेंट्स आर रिकॉर्डेड ऑन द क्रेडिट साइड. जो भी मतलब कैश अकाउंट में हम पोस्ट, सेम वे the particular column shown on what account payments have been made. In the ledger account concerned, the amount is put on the debit side. उसी तरह से ledger account को balance are. The rule thus developed from the debit side of the cash book, credit the various account with the respective amount, including any discount that may have been allowed. मतलब आपने कैश बुक की डेबिट साइड में जो लिखा है वो रिस्पेक्टिव अकाउंट, जैसे कि मिस्टर मनोज, मिस्टर संजय, मिस्टर आकाश, ऐसे जो भी नाम है तो उनके क्रेडिट आपके अकाउंट में क्या करना है, क्रेडिट करना. फ्रॉम द क्रेडिट साइड ऑफ द केस बुक, अगर ये सारे नाम क्रेडिट साइड की केस बुक में है तो पोस्टिंग विल बी द डेबिट इनटू द मेंशन इन द पर्टिकुलर कॉलम with the respective amount including the discount which may have been received. सपोज 430 रुपये आपने देखे कि मान लो पेमेंट किया है और 20 रुपीज जो है डिस्काउंट अलाउड किया, तो आपको क्रेडिट साइड में क्या लिखना है, 450 टोटल. नाउ ये बार बार शब्द हमारे सामने आ रहा है, ट्रेड डिस्काउंट एंड कैश डिस्काउंट, दोनों के बीच में अंतर. सो समझ लेते हैं. ट्रेड डिस्काउंट इज अ डिस्काउंट ऑन द सेलिंग प्राइस फॉर बल्क परचेज और फॉर परचेजिंग अबव मिनिमम क्वांटिटी और इज ऑफर्ड जनरली टू रेगुलर कस्टमर. तो ये कौन सा होगा, सेलिंग प्राइस, एसपी के. इट इज ऑल्सो कॉल्ड क्वांटिटी डिस्काउंट. मान लो कहीं जगह पर होता है आप कि 100 रुपये की कोई आइटम है, अगर आप दो आइटम लोगे तो 180 में देंगे, तो दे आर ऑफरिंग द डिस्काउंट ऑन द बल्क परचेज. दिस इज अ टेक्निक ऑफ सेल्स प्रमोशन, मतलब सेल्स को बढ़ाने की ये एक तरीका. It is generally determined at the stage of sale itself and is deducted from the sale purchase value and hence doesn't appear separately in the books of the account and final account. मतलब ट्रेड डिस्काउंट जो है वो इनवॉइस वगैरह में लिखा जाएगा लेकिन उसका कहीं अकाउंटिंग नहीं होगा, ना तो उसका लेजर बनेगा, ना तो. सो on the contrary, cash discount is the discount offered by the supplier in consideration of the early or time in. मतलब कोई व्यक्ति वक्त के ऊपर, मान लो कोई शेलर है वो 1 वीक का टाइम देता है सभी को और ऑन द स्पॉट पेमेंट करने पर वो 1% या 0.5% डिस्काउंट देता है. सो इट इज फॉर द टाइमली रीपेमेंट. इट मे बी वेरी विद द पीरियड ऑफ पेमेंट. कई जगह पर ऐसा होता है 2 महीने बाद पेमेंट दो तो आपको पूरी अमाउंट देनी है, आज दे देते हो तो 1%, 4 दिन बाद दो तो 0.5%, लाइक दैट. It is accounted as a separate item and appears in the profit and loss account. Cash account discount is usually given at the time of payment receipt, as against the test discount is given at the stage of sale or purchase.
तो ये कब होगा? जब पेमेंट और रिसिप्ट आएगी तब। ये एक पिछले सालों में नवंबर 22 के एग्जाम में 5 मार्क का क्वेश्चन पूछा गया था। इट इज बेस्ड ऑन द ट्रिपल कॉलम कैश बुक। तो चलिए एक बनाते हैं। Prepare a triple column cash book from the following transaction of Mrs. Raj agencies and bring down the balances for the start of the next month. Okay. अगर ये लाइन नहीं लिखी होती है तो भी आपको एग्जाम में वो शो करना है। इट इज अ गुड हैबिट टू शो दैट कि भी आप नेक्स्ट मंथ के बारे में भी जानते हैं। तो चलिए इसमें पहली एंट्री है कैश इन हैंड 30,000 मार्च फर्स्ट की। तो इसको हम कैसे लिखेंगे? टू बैलेंस नोट डाउन। अब ट्रिपल कॉलम है तो ट्रिपल कॉलम वाला जो फॉर्मेट है उसको हमें लेना है। कौन सी फर्म है? मैसर्स राज। कौन सी तारीख को स्टार्ट हुआ है? 22 में मार्च फर्स्ट को। टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। कितने का बैलेंस ब्रॉट डाउन किया है देख लेते हैं। 30,000। उसी दिन कैश कितना है? 120। 120,000। 1,20,000 बोलो या 120,000 बोलो। अगर आप फॉरेक्स डिपार्टमेंट कोई बैंक की काम करते हो तो आपको क्या बोलना है? 120,000। सेकंड को पेड इनटू बैंक 10,000 रुपीज। तो मार्च 2 को पेमेंट किया है। ये कॉन्ट्रा एंट्री बनेगा। तो दोनों साइड आपको यहाँ पर टू कैश बन जाएगा। बैंक अकाउंट में जमा हुआ है और कैश में क्या हुआ है? डेबिट। नरेशन क्या होगा? बाय बैंक। तो ये 3 एंट्रियां हो चुकी है हमारी। ब्रॉड फर्नीचर एंड इश्यूड चेक। कैश अकाउंट है मतलब कैश बुक है तो हमें कुछ सोचना नहीं है। ये एंट्री नहीं है। बाय फर्नीचर। मार्च कितने का रुपया? 15,000। 15,000 का चेक इश्यू किया तो बैंक को लगता है। समझ सकते हैं। परचेस्ड गुड्स फॉर कैश 5,000 रुपीज। 5,000 की एंट्री। Issued cash from Mohan 9,800 and discount allowed to him 200। इस एंट्री को आप अच्छी तरह से देख लेना क्योंकि ये जॉइन एंट्री होगी। और रिसीव्ड कैश है, कैश रिसीव्ड है मतलब कैश विल बी डेबिटेड। कहाँ पे डेबिट करेंगे? दिस साइड। मोहन को डिस्काउंट कितना दिया है? कैश कितना मिला है? 9,000। जब आप पोस्टिंग करेंगे तो ये दोनों को क्रेडिट साइड मोहन के अकाउंट डालेंगे। ऐसा कुछ हमने पिछली साइड में पढ़ा। नाउ कैश सेल्स 50,000 रुपीज। 50,000 रुपया आए हैं तो मार्च 14 टू सेल्स कैश में है तो पेड टू लता बाई चेक 14,500 डिस्काउंट रिसीव्ड 500। तो यहाँ पर आपने डिस्काउंट रिसीव्ड किया है और लता को पेमेंट मार्च 16 को बाय कितना डिस्काउंट? 5 14,000
पेड इनटू बैंक, ये कॉन्ट्रा एंट्री है, तो उसके सामने सी लिखना है 5000। इसका फर्दर कोई पोस्टिंग नहीं होगा। तो ये जो है हमने पहले भी कोई कॉन्ट्रा एंट्री की है, नहीं की। एक 10,000 वाली जो एंट्री थी, ये और ये दोनों कौन। एक और सिस्टम है लिखने की। अगर आपके एग्जाम में आपके पास मतलब लंबा चौड़ा पेज आपने रखा है तो क्या करना है, दोनों को आमने सामने लिखिए। जैसे मैं अभी लिखता हूँ 19th, दोनों के लेजर फोन। ये 5,000 रुपीज आपने क्या किया है, विड्रॉन, सॉरी पेड इनटू बैंक, बैंक में पे किया है। बैंक में क्या होगा, बैंक अकाउंट विल बी डेबिटेड टू, और यहाँ पर माई बैंक टू कैश, तो ये कैश कॉलम में है। अगर आप ये आमने सामने लिखते हो तो आपको लिखने में बड़ी इजी रहेगा और कोई जगह पर छूटने का चांस नहीं। विड्रॉन फ्रॉम बैंक फॉर प्राइवेट एक्सपेंस, अब प्राइवेट एक्सपेंस के लिए ये क्या हो जाएगा, ड्राइंग्स कहते हैं इसे, क्या कहते हैं, ड्राइंग्स कहते हैं। जब ये ड्राइंग होता है तो नेचुरली कैश में नहीं जाता है, कैश में नहीं जाता है तो ये कॉन्ट्रा अकाउंट में नहीं आता। सो 6,000 विल बी बाय ड्राइंग्स। कौन सी डेट को किया है आपने, मार्च 23 बाय ड्राइंग्स 6,000। Received check from Gupta 14,300 and allowed him discount। तो चलिए यहाँ पर अब मान लीजिए कि ये जो है अपने पहले इसको, अब यहाँ पर देखेंगे कि 24 तारीख को रिसीव हुआ है चेक और डिपॉजिट कब हुआ है, 26 को। तो हम क्या करेंगे, पहले इसको कैश मिला है इस तरह से ट्रीट, और उसके बाद बैंक में हमने कैश डिपॉजिट किया इस तरह से पोस्ट। जब ये एक ही चेक की दो डेट दी जाती है, इसमें कुछ लिखा नहीं है, फिर भी हमें क्या ख्याल रखना है कि इस तरह से पोस्टिंग हमें करना है। तो एग्जाम में ऐसी ट्रिक्स जो है वो इंस्टीट्यूट करता है, तो आपको अलर्ट रहना है। तो पहले आपको क्या करना है, रिसीव चेक फ्रॉम गुप्ता, तो इसको किस तरह से ट्रीट करेंगे, मार्च 24 को टू गुप्ता, डिस्काउंट 240। अब आपकी एंट्री जो पड़ेगी वो कॉन्ट्रा की पड़ेगी, कौन किस सेम अमाउंट, और कौन सी तारीख को, मार्च 26 को। ये उस वक्त डिस्काउंट का फिगर नहीं लिखना है, ये मत, हाँ, नहीं तो आपका सर में मार्क्स कट जाए। सो दिस वाज वन ऑफ द की थिंग इन दिस क्वेश्चन, इसको आप हमेशा याद रखना क्योंकि एग्जाम में ऐसी ट्रिक्स अप्लाई की जाए। 28 को विड्रॉ कैश फ्रॉम द बैंक्स फॉर ऑफिस यूज, ऑफिस यूज लिखा है तो नेचुरली इट इज ए कॉन्ट्रा एंट्री। चलिए कॉन्ट्रा के तौर पर इसको पोस्टिंग करते हैं, मार्च 28 न्यू बैंक कॉन्ट्रा, कैश रिसीव्ड हुई है तो डेबिट, मार्च 20 आई कैश, तो ये क्रेडिट। पेड रेंट बाय चेक, तो ये चेक से पेमेंट है मार्च 30 को बाय रेंट। चलिए अब इसका टोटलिंग करते हैं,
डिस्काउंट का ये 400 है ये 1,24,000 सो 1,24,100 minus 1,000 5,000 5,000 minus 14 300 89,800 सो ये हो जाएगा बाय बैलेंस सॉरी सेम में दूसरे फिगर निकालेंगे 120 10,000 5,000 149 इनमें से अमाउंट माइनस करेंगे 85,800 हमें एक और चीज भी बोली गई है अच्छी बोली गई है कैरी फॉरवर्ड ये सिंपल है ये मार्च का महीना तो अप्रैल फर्स्ट टू बैलेंस put down 89,800 85 so this was about the solution of the question माय डियर फ्रेंड्स आप जब भी सॉल्यूशन देखें कोई भी क्वेश्चन का तो उसमें जो ट्रिक की मैटर होता है उसको आपको एक स्टार मार्क जब एग्जाम के अगले दिन आप रिफर करते हो कोई भी काम तो उस वक्त ऐसे जो आपको दिए गए हैं कि भाई एक दिन चेक आया और दूसरे दिन डिपॉजिट किया ऐसे एंट्रियां समझ के जाती हैं ताकि एग्जाम में अगर ऐसा क्वेश्चन आता है तो आपसे गलती चलिए अब आते हैं पेटी केस बुक पेटी का मतलब है छोटा मतलब बड़ी कंपनी है मान लो कि हम एग्जाम्पल लेते हैं रिलायंस इंडस्ट्रीज अब 100-200 रुपये चाय का खर्चा हुआ या तो फिर है दूसरी चीजें मंगाई कोई बॉल पॉइंट पेन मंगवाया पाँच तो वो इतनी बड़ी कंपनी जो है वो इसी छोटी छोटी चीजों के लिए पेटी केस मेंटेन उसमें एक एम्प्रेस्ड सिस्टम होती है एम्प्रेस्ड का मतलब क्या है आपको एम्प्रेस्ड का मतलब ये है कि अलग अलग हेड है मान लीजिए कि ये अलग हेड है तो हर एक के हेड के अंदर वे लोगों ने नाम लिख दिए हैं हालांकि बहुत ज्यादा नाम इसमें है और इसका रजिस्टर भी बहुत बड़ा रखना पड़ता है लेकिन अब कंप्यूटर आ गया है तो एवरीथिंग हैज बिकम इजी नाउ सो इससे अलग अलग हेड के अंदर आप बाइफरकेट कर सकते हो तो इसे क्या कहते हैं एम्प्रेस्ड सिस्टम It is convenient to entrust a definite sum of the money to the petty cashier. शुरू मंथ के बिगिनिंग में क्या होगा कि कैशियर जो है उसको आप मान लो 5,000 रुपया दे दी या 2,000 दे दी जाते इन द बिगिनिंग ऑफ द पीरियड वो उसमें से खर्चा करता रहेगा 20 रुपया 50 रुपया तो रिक्शा के लिए चार्ज पे 50 रुपया ही विल हैव अगेन द फिक्स अमाउंट इन द बिगिनिंग ऑफ द न्यू पीरियड तो पूरे महीने के बाद वो क्या हो जाएगा मान लो 800 रुपया उसने खर्चे किया तो उसको दूसरे महीने में एंड में 800 रुपीज दोबारा दिए जाएंगे उसका बैलेंस हर वक्त हर महीने के स्टार्टिंग में एक समान रखते हैं अगर जरूरत हो तो बीच में भी पैसा ड्रॉ कर Such a system is known as the Empress of Petty. System is very useful if any analytical petty case book is used. मैंने आपको जो बताया ये क्या है एनालिटिकल कैश बुक The amount fixed for petty cash should be sufficient for the likely small payment for a relative short period, say for a week or a fortnight. तो जैसी जरूरियात है उसके अनुसार वो वीकली भी रखते हैं या फोर्टनाइट भी रखते हैं अगर बहुत ज़्यादा ट्रांजेक्शन है तो वीकली रखना चाहिए अगर मतलब एवरेज ट्रांजेक्शन है तो भी रख सकते हो The amount fixed for petty cash should be sufficient for the likely small payment for a relatively short period, say over a week या fortnight. तो आगे जाके जब आप
आर्टिकलशिप ज्वाइन करोगे तो कंपनियां, बैंक्स वगैरह है और कैश भी चाहिए। तो उस वक्त ये सारी चीजें आपके दिमाग में आएगी कि चलो ये कुछ पढ़ा था और आज हम ये कैश वेरीफाई कर रहे हैं। The reimbursement made should be made only when the petty cashier prepares a statement showing total payment supported by vouchers. वाउचर का मतलब क्या है कि भाई कोई भी चीज है वो आपको इसके लिए डॉक्यूमेंट्री एविडेंस क्रिएट करना। आपने रिक्शा का 20 रुपये पे किया तो उसमें क्या होगा, रिक्शा वाला आपको कोई रिसिप्ट वगैरह नहीं देगा। क्या कर सकते हो, तो एक कागज के अंदर कंपनी का नाम वगैरह लिखा होता है, उसका वाउचर बोलते हैं। वाउचर के अंदर आप पूरा डिटेल लिखोगे कि आज तारीख को इस नंबर से हमें 20 रुपये पे किया था। अब जहां तक हो सके रिसिपिएंट की हम साइन लेते हैं, अगर नहीं है तो जो कर्मचारी ने पैसे दिए हैं वो लिखेगा कि आई हैव मेड, सो ही विल बी रीएम्बर्स्ड बाय कैशियर। वो पहले खुद से जेब से दे देगा और बाद में उसको पेटी कैशियर से वो पैसा। द वाउचर शुड बी फाइल्ड इन ऑर्डर। वाउचर पहली बात तो ये है कि नो पेमेंट शुड बी मेड विदाउट प्रॉपर ऑथोराइजेशन। तो मान लो कि कैशियर के पास कैश रहता है लेकिन पेमेंट कब होगा, अगर ये तय किया है कि भी जो भी वहाँ के रिस्पेक्टिव मैनेजर है, जो भी कंसर्न ऑफिसर होगा वो साइन करेगा, उसके बाद ही उसको पैसा मिलेगा, तो इसे क्या कहते हैं, ऑथोराइजेशन। ऑल्सो पेमेंट अबव a certain specified limit should be made only by the main case। अगर कोई एक लिमिट से ज्यादा अमाउंट है तो वो मेन कैशियर पेमेंट। The petty cashier should not be allowed to receive any cash except for reimbursement। अब उसको डायरेक्ट रिसीव नहीं करना है, उसको सिर्फ छोटे छोटे पेमेंट कर। In the petty cash book, the extreme left hand column records receipt of the cash. The money column towards the right hand side shows the total payment for various purposes. A column is usually provided for sundries to record infrequent payment. The sundries column is analyzed at the end of the week or fortnight. The petty cash book is balanced. The method of balancing is the same for the simple cash book। तो जो भी हम यहाँ पर ये रिसिप्ट का कॉलम है तो इसमें तो वीक या मंथ में एक ही एंट्री आएगी। फिर यहाँ पर आप देखेंगे कि टोटल पेमेंट का फिगर चलता रहेगा और यहाँ पर हम इंडिविजुअल हेड का फिगर को टोटल कर। तो चलिए एक पेटी केस बनाते हैं। प्रिपेयर ए पेटी केस बुक ऑन द एम्प्रेस सिस्टम फॉर द फॉलोइंग। तो ये जो है वो हमारा इलस्ट्रेशन नंबर 4 है। जनवरी 1 को रिसीव्ड 100 रुपीज कैश। तो ये चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट जनवरी रिसिप्ट ₹100 फॉर पेटी केस। तो पेटी केस के अंदर ये क्या होगा, रिसिप्ट होगा कि ये जो है वो शिफ्ट किया है। वाउचर नंबर सीक्वेंसिंग आप लास्ट में भी डाल सकते हो एग्जाम के अंदर, बाकी तो डेली इसको देना होता है। तो ये अब फिगर कब, जब हमें मंथ एंड के अंदर डेली कर। पेड बस फेयर सेकंड एंड कार्ड रेट पेड 50 पैसे, 50 पैसे पेड और ₹2.50। ये दोनों की एंट्री है डालनी है। Paid for postage and wages, ₹5, ₹6।
पेड फॉर स्टेशनरी 4 रुपीज। कौन सी तारीख का था? 4 तारीख। बस चार्जेस 2 रुपीज। चलिए, ये 4 तारीख हो गई। वाउचर नंबर दे दिया 5 और 6। बाय स्टेशनरी, बाय कन्वेयंस, स्टेशनरी के 4 रुपये है, 4 रुपये और 2 रुपये इसके हैं कन्वेयंस के। 5 तारीख को पेड फॉर द रिपेयर्स टू द चेयर 15 रुपीज। रिपेयर्स का कोई कॉलम है? नहीं है। नहीं है तो क्या करेंगे? सनराइज में डालेंगे। तो ये 5 तारीख की हो गई। वाउचर शार्ट, बाय रिपेयर। बहुत सारी चीजें हमेशा सनरी में ज्यादा होगी प्रैक्टिकली। शो 7 8 नंबर बाय कन्वेंस 1 रुपये का कर। उसके बाद 4 रुपये का खर्चा किया है कार्ट्रिज। चलिए, अब पोस्टेज है 7 रुपया और बस चार्जेस 3। उसके बाद कार्ट्रिज के लिए 3 रुपया और स्टेशनरी के लिए 2 रुपये। लास्ट एंट्री है रिफ्रेशमेंट टू कस्टमर। इसको आप कोई भी नाम दे सकते हो। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि ये सारी एंट्री हमने कर दी है। अब क्या करना है? टोटलिंग। तो वो टोटलिंग करते हैं। पहले टोटल का टोटल, बाद में इंडिविजुअल का टोटल, और ये दोनों टैली होना बहुत ही जरूरी है। तो ये कुल मिलाकर 60 रुपये का खर्चा हुआ है। अब इंडिविजुअल टोटल कर लेते हैं फटाफट से। ये सारी जो इंडिविजुअल आइटम है उसका टोटल दोबारा चेक करना है कि आपने कोई गलती तो नहीं की है। तो ये दोनों हमारा टैली हो रहा है। अब ये जो होगा 100 रुपीज का टोटल है, ये 60 रुपीज का टोटल है। तो बाय बैलेंस मंथ एंड में या पीरियड एंड में, यहाँ पर फोर्टनाइट है, तो बाय बैलेंस कैरिड डाउन विल बी 40 रुपीज। तो ये हमारा 100 रुपीज डेली। अब क्या करना है? आपको नया पैसा मिलेगा। कब मिलेगा? इस तारीख के बाद या जब भी आपका ये ट्रांजेक्शन होगा। मान लो कि आपको 8 तारीख को नया फंड दिया जाता है। दैट विल बी द रिसिप्ट 60 रुपीज यू कैश। तो ये जो आपका बैलेंस है वो 40 पहले था। यू बैलेंस ब्रॉट डाउन 60 रुपीज। ये तो दोनों मिलाकर आपकी टोटल रिसिप्ट कितनी हो गई? अब 100 रुपया हो।
तो इस तरह से पेटी कैश जो है उसको मेंटेन। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये आईसीआई ने जिस तरह से सॉल्व किया उसका पूरा। अब एडवांटेज ऑफ द पेटी कैश बुक, क्या एडवांटेज है? थ्री। एक तो सेविंग टाइम, सेविंग इन लेबर इन राइटिंग ऑफ द कैश बुक एंड कंट्रोल ओवर द स्मॉल पेमेंट। तो पहली बात तो यह है कि टाइम कैसे बचेगा, तो कोई बहुत बड़ा कैशियर है, चीफ कैशियर है, उसका टाइम बचेगा। फिर छोटी छोटी आइटमों का पोस्टिंग जो है वो लेजर में करने से बच जाएंगे, एक पूरा टोटल डायरेक्ट रिस्पेक्टिव हेड में पोस्टिंग किया जाएगा। तो कन्वेयंस का एक्सपेंस होगा, इसमें सीधी अमाउंट कितनी पड़ेगी? 6.50। तो 4 बार इसको लिखना नहीं पड़ेगा, एक बार ही। Posting the petty cash book in the ledger petty cash account is maintained when an amount is given to the petty cash. The petty cash account is debited each week or fortnight. मतलब हम जिस तरह से दूसरे अकाउंट मेंटेन करते हैं, पेटी केस का अकाउंट भी मेंटेन करना है। Each week or fortnight, the total of the payment made is credited to his account. The payment must be debited to their respective account as shown by the petty cash book. For these two method may be used. दो मेथड है, कौन सी? From the petty cash book, the total of the various column may be directly debited to the concerned account. ये जो टोटल है रिस्पेक्टिव वो डायरेक्टली, मान लो पोस्टेज का 12 रुपया है तो वो डायरेक्टली पोस्टेज में 12 रुपये डेबिट होगा। दूसरी पद्धति है जनरल एंट्री में फर्स्ट बी प्रिपेयर्ड ऑन द बेसिस ऑफ द पेटी कैश बुक, debiting the accounts on by the various analysis column and crediting the payment to the petty cash account. ये जर्नल वाली मेथड है वो ज्यादा साइंटिफिक है, उससे गलती के चांसेस कम हो जाते हैं। तो यहाँ पर एक जर्नल एंट्री दिखाई गई है, देखिए जो हमने अलग अलग हेड से सब डेबिट किया था, तो यहाँ पर उसमें डेबिट किया गया, पोस्टेज वगैरह है। और इसको कहाँ ले गया? पहले 60 रुपीज इज क्रेडिटेड टू द पेटी कैश बुक। और नरेशन में क्या लिखेंगे कि बीइंग द एनालिसिस ऑफ द पेटी कैश बुक फॉर द वीक एंडिंग इज 6। तो ये जो है वो पूरा पैसा इस तरह से अकाउंट में ट्रांसफर कर, और जब ये पेटी कैश अकाउंट होगा उसको भी डेबिट करके कैशियर को दिया जाता है उसकी। सो दिस इज द एंट्री हाउ दे आर मेकिंग आफ्टर द पोस्टिंग बुक। ये पेटी कैश बुक अकाउंट मेंटेन किया हुआ है। ये सबसे पहले क्या हुआ था कि भी 100 रुपीज का बैलेंस था, ये 60 रुपीज का खर्च किया, तो 6 तारीख को क्या कर दिया, वापस 60 रुपीज ये में क्रेडिट कर। तो मंथ एंड में या साल के एंड में फाइनल बैलेंस समय इसमें एक पर्टिकुलर राशि, and that will be the part of the main cash book. चलिए चलते हैं illustration 5 में। Enter the following transaction in cash book with discount and bank column. Check are first treated as a cash receipt. तो यहाँ पर कुछ एक दो नई नई चीजें आएगी, तो आपको उसको ध्यान से समझना है और इसको। तो चलिए बनाते हैं कैश बुक। फिर डिस्काउंट एंड बैंक कॉलम है, उसका मतलब क्या है कि ये ट्रिपल कॉलम वाली कैश बुक बनेगी, तो उसको हम फॉर्मेट ओपन कर लेंगे। Yes, 1st March 2022, cash in hand। ये डेबिट साइड और ये क्रेडिट साइड, तो नेचुरली कैश अकाउंट है तो हमेशा ओवरड्राफ्ट इन बैंक 500। देखिए यहाँ पर आपको बहुत ही अलर्ट रहना। ओवरड्राफ्ट क्या है? जब बैंक आपके अकाउंट में से ज्यादा पैसा आपको लेने है, तो वो बैलेंस जो होता है वो बैंक के अंदर ही डेबिट में चलता है। एग्जाम्पल, मान लो आपके अकाउंट में 2000 रुपया है
और आपने 3,000 का चेक गलती से इश्यू कर दिया, तो बैंक क्या करेगा, उसे बाउंस नहीं करेगा, उसको लगेगा कि भाई ये हमारे सम्मानीय ग्राहक है, चलिए इसको हम ओवरड्राउन कर लेते। उसके अकाउंट में बैलेंस कितना है, 2,000, चेक कितने का आया, 3,000, तो 2,000 माइनस 3,000 मीन्स माइनस 1,000। तो ये जो माइनस 1,000 है उसे हम क्या बोलेंगे, ओवरड्राफ्ट बोलेंगे। अब हमारे पास बैंक में जो पैसा होता है वो हमारे यहाँ डेबिट बैलेंस होता है, लेकिन अगर ओवरड्राफ्ट हो गया तो ये बैलेंस आप कहाँ दिखाओगे, क्रेडिट साइड में। तो दिस इज द कैच, कि भाई आपको इसे अच्छी तरह से समझ है। जहां जहां पर भी ओवरड्राफ्ट आता है तो आपको सावधान हो जाना है, और ये क्रेडिट बैलेंस। ओके, कैश सेल्स 3,000, कैश सेल्स हो गया, सेकंड को 2 सेल्स 3,000, पेड टू सुशील ब्रदर्स बाई चेक 3,400। तो ये सुशील ब्रदर्स को आपने पे किया बाय सुशील ब्रॉस 3,400 रुपीज। डिस्काउंट रिसिप्ट 100 रुपीज, यहाँ पर डिस्काउंट कॉलम ऑलरेडी है, 100 रुपीज। सेल्स थ्रू क्रेडिट कार्ड 2,800। तो क्रेडिट कार्ड से जब भी सेल्स करते हो तो पैसा कहाँ आता है, बैंक में। बैंक में आता है तो बैंक अकाउंट विल बी डेबिटेड टू सेल्स 2,800। अगर यहाँ डेबिट कार्ड लिखा होता तो भी कोई फर्क नहीं, ऑनलाइन पेमेंट लिखा होता है तो भी फर्क नहीं पड़ता है। हमने सेल्स किया है और पैसा कहाँ क्रेडिट हुआ है। रिसीव्ड चेक्स फ्रॉम श्रीजिन 6,200। अब यहाँ पर क्या लिखा है, चेक कार फर्स्ट डेटेड इज कैश रिसिप्ट। तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, अगर यहाँ पे लिखा है, नहीं लिखा है, और ये 6 तारीख को बजाय 7 तारीख को बैंक में जमा कर, और ये लाइन नहीं लिखी है तो भी आपको ऐसी ट्रीटमेंट। ओके, यहाँ तो लिखा ही है क्लियर कट, तो सोचना ही नहीं है। नहीं तो क्या होता है कि आमतौर पर अगर सेम डे आप जब बैंक में जिस दिन चेक आया उसी दिन सेम डे डिपॉजिट कर देते हो तो आपकी एक ही एंट्री डलती है, लेकिन यहाँ पर हमें 2 एंट्री डालनी पड़ेगी। तो 6 तारीख की एक एंट्री पहले कर लेते हैं, 6,200। ये पैसा टू श्रीजय, ये कहाँ लिखेंगे, केस में लिखेंगे। अब एंडोर्स रीजन चेक इन फेवर ऑफ आदित्य, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट। यहाँ पर आदित्य के फेवर में आपने एंडोर्स कर दिया तो उसका मतलब है कि पेई कौन बन गया, आदित्य बन गया। आदित्य पेई बन गया तो क्या होगा, आपका बैंक अकाउंट मतलब आपका कैश अकाउंट जो भी है वो अब क्रेडिट होगा, लेकिन डेबिट किसका अकाउंट होगा, आदित्य का। तो इसको आपको ध्यान से पोस्टिंग करना है। तो 7 तारीख को बाय आदित्य, नॉट सृजन वगैरह के नाम नहीं आएंगे। ये केस में था, आपने वहीं से एंडोर्स कर दिया तो आप क्रेडिट भी कहाँ करोगे, केस में करोगे। डिपॉजिट इनटू बैंक, तो इसे क्या बोलते हैं हम, कॉन्ट्रैक्ट। 6,800, 6,800 कौन सी तारीख का था, 9 तारीख का। मेजर फोलियो में कॉन्ट्रा लिखना आवश्यक है। बैंक अकाउंट डेबिट बाय बैंक पर कॉन्ट्रा कितनी अमाउंट है, कैश की 6,800। Issue check from Aviral and deposit the same into bank by allowing a discount of ₹50, 3,600। हमारी सिस्टम क्या है, पहले इसको कैश में करना है, लेकिन
सेम डे अगर यहाँ पे लिखा है कि डिपॉजिटेड सेम डे इनटू द बैंक, तो कैश के बजाय आप डायरेक्टली क्रेडिट कर सकते हो। अगर आप ऐसा करते हो, दो एंट्री नहीं डालनी है, तो नोट में क्या लिख देना है, बीइंग द सेम डे डिपॉजिटेड वी हैव पोस्टेड सिंगल एंट्री। ऐसा लिखने से क्या होगा, जो परीक्षा में चेकिंग करने होते हैं उनको अच्छा लगता है, उनको पता चल जाता है कि आपको सब कुछ पता है। Adit informed that Srijan's check is dishonored. Now cash is received from Srijan and amount is paid to Adit through own check. देखिए, ये 12 तारीख को बड़ा ही अच्छा खासा ये सब कर क्या कर दिया है, आदित इन्फॉर्म दैट सृजन्स चेक जो है वो बाउंस हो चुका है। अगर चेक बाउंस होता है, डिसऑनर को बाउंस भी बोलते हैं। नाउ कैश इज रिसीव्ड फ्रॉम सृजन, अमाउंट पेड टू द आदित थ्रू ओन बैंक अकाउंट। तो आदित को आपने कैसे पेमेंट किया, ऑन बैंक अकाउंट। तो बैंक अकाउंट तो जो है वो क्रेडिट हो जाएगा। पहले कितनी अमाउंट थी, 6200। अभी सृजन को क्या करना पड़ेगा, 12 तारीख को टू सृजन, क्योंकि चेक बाउंस हुआ तो फेसबुक में तो एंट्री नहीं होगी, लेकिन आपने जर्नल एंट्री डाल दी होगी। क्या कर दिया होगा, सृजन का अकाउंट डेबिट करके आदित्य के अकाउंट में क्रेडिट कर। वो जो जनरल एंट्री है यहाँ पर रिफ्लेक्ट नहीं होती, तो आपको ये दिमाग में रखना है कि आपने एक्सेल में इससे किया होगा, क्योंकि बाउंस की जो इंफॉर्मेशन आती है तो वो आप डायरेक्टली जर्नल एंट्री करते हो। ओके, सो नाउ सृजन को आप क्या करोगे, उसके पास से पैसे आए तो उसके अकाउंट में 6200 रुपया जो है कैश इज डेबिटेड एंड सृजन से अकाउंट क्रेडिटेड। फिर क्या किया आपने, चेक खुद का दे दिया कि भाई ले लो ये पैसा। तो आदित्य को, आदित्य के अकाउंट विल बी डेबिटेड एंड बैंक विल बी क्रेडिटेड। So this is how the transaction taken place. Sales through debit card 3200। अब मैंने जैसे कहा था कि डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड कुछ फर्क नहीं पड़ता है, ये सेल्स है और पैसा कहाँ आया है, बैंक। ये हमें टेस्ट करते हैं कि आपको पता है कि नहीं डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड। विड्रॉन फ्रॉम बैंक 1800, इसे क्या बोलते हैं, कॉन्ट्रा एंट्री। तो ये 24 तारीख को हम कॉन्ट्रा एंट्री डालते हैं। यहाँ पर जो बैंक अकाउंट 1800 रुपये विड्रॉ किया है, तो कैश डेबिट और बैंक अकाउंट पेड टू संचित बाई चेक। चलिए संचित को पेमेंट कर देते हैं। बैंक चार्ज 1% कमीशन ऑन सेल्स थ्रू डेबिट एंड क्रेडिट। तो पहली बात तो यह है कि दोनों को ढूंढना पड़ेगा, कहाँ गए दोनों। एक तो ये वाला 2800 रुपीज, दूसरा ये वाला 3200। दोनों मिलाकर कितना हो गया, 6000। तो 6000 को आपको 1% कमीशन डेबिट किया, बैंक ने चार्ज किया, तो क्या होगा, आपके अकाउंट में एंट्री डलेगी 38 बाय कमीशन। The commission account will be debited, बैंक कमीशन डेबिटेड एंड बैंक अकाउंट विल बी क्रेडिटेड। कैसे हमने हिसाब किया, 2800 प्लस 3200 टोटल 6000, उसके ऊपर 1%। तो ये हमारी एंट्री सारी पूरी हो गई। अब क्या करना है, कुछ नहीं, टोटल। तो चलिए पहले शुरू करते हैं डिस्काउंट। तो यहाँ पर आप कैश कॉलम का टोटल करेंगे, 32,200
बाय बैलेंस क्रेडिट कौन सी तारीख को होगा? 1 मार्च को। ये बैलेंस कितना आएगा? 19,200। सेम वे बैंक का कॉलम 16,400। यहाँ पर आपने एक चीज गौर की होगी कि जब मंथ के शुरुआत में ये ओवरड्राफ्ट था, मंथ एंड होते होते क्या बन गया? दोबारा नॉर्मल में आ गया और अभी हमारा 1440 रुपये बैंक पड़ा है। दैट मीन्स देर इज नो मोर ओवरड्राफ्ट एंड अकाउंट विल बी इन बैंक्स बुक, इट विल बी क्रेडिट बैलेंस, आवर बुक इसको आप नेक्स्ट मंथ में 1 अप्रैल में ट्रांसफर कर सकते हो। So this was about the illustration 5. अब एक नया जो कंसेप्ट डेबिट क्रेडिट कार्ड का चल रहा है इसको हम समझ लेते हैं। आप लोगों ने यूज किया होगा क्रेडिट या डेबिट कार्ड को, आमतौर पर डेबिट कार्ड्स आपने यूज किए होंगे, और इसकी एंट्रीज हम कैसे डालते हैं वो हम nowadays sales through credit and debit card are issued by almost every bank in India either directly or with the collaboration of some other agency, जैसे कि HSBC, हांगकांग एंड शंघाई बैंक कार्ड, where SBI card are some of the popular cards. The procedure for issuing credit debit card are as follow. अब इश्यू कौन करता है? बैंक्स। तो वो कैसे करते हैं? A small plastic card called credit card is issued by the bank to a prospective customer after verifying his creditability, which is generally measured by his income source. मतलब क्रेडिट कार्ड हर एक को नहीं दिया जाता, बैंक को लगेगा कि व्यक्ति पैसा वापस कर पाएंगी, ऐसे ही लोगों को ये ऑफर किया। डेबिट कार्ड इज इश्यूड बाय द बैंक टू ए कस्टमर हु हैज एन अकाउंट विद द बैंक। मतलब मेरे पास मान लो बैंक और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में अकाउंट है सेविंग का, जिसमें मेरा एवरेज 10-15 हज़ार रुपया रहता है, तो मैं जाके वहाँ डेबिट कार्ड की डिमांड करूंगा तो वो मुझे इश्यू कर देंगे। डेबिट कार्ड क्यों इश्यू करते हैं? क्योंकि डेबिट कार्ड में पहले अकाउंट में बैलेंस हो तभी आप पेमेंट कर सकते हो। अगर आपके अकाउंट में पैसा नहीं है तो आप पेमेंट नहीं कर पाओगे। दैट्स व्हाई डेबिट कार्ड इज यूज्ड टू द अकाउंट होल्डर while credit card is issued to the public who has a repaying capacity. अब क्रेडिट कार्ड में कैसा होता है कि आप पहले एक्सपेंस कर दो, आपकी एंट्रीज हो जाएगी बैंक के थ्रू, और आपका जो डेबिट होगा वो एक पर्टिकुलर साइकिल के दिन आपके बैंक अकाउंट में डेबिट आएगा। मान लो मेरा साइकिल 28th को है, तो हर महीने में जितना भी एक्सपेंस करता हूँ तो अप टू 28th उसके बाद वो पैसा डेबिट होने के लिए मेरे अकाउंट आएगा। सो वो इस तरह से क्रेडिट कार्ड चलता है। जनरली बैंक चार्जेस एनुअल सब्सक्रिप्शन फीस फ्रॉम द कार्ड होल्डर। तो यहाँ पर सर्विस चार्ज लेते हैं बैंक्स कि भाई हम आपको ये सर्विस दे रहे हैं चार्ज, और ये नॉमिनल होता है इन केस ऑफ डेबिट कार्ड। क्रेडिट कार्ड में भी जरूरियात के अनुसार। When the cardholder intends to buy some goods or services through credit or debit card, the seller insert the customer's debit or credit card in the card machine and input the amount of the sales and gives back to the customer or feeding the password.
इसको पर्सनल आइडेंटिफिकेशन पिन भी कहते हैं फॉर ऑथोराइजिंग द ट्रांजेक्शन. One copy of the receipt is given to the customer and other one is kept by the seller for its record. माय डियर फ्रेंड्स, ये जो लिखा है वो क्या है, मशीन के अंदर बात है, जो कि कार्ड का मशीन में हम ये करते हैं. लेकिन अब वक्त किस चीज का आ गया है, क्यूआर कोड. एक क्यूआर कोड होता है, उसको आप मोबाइल से स्कैन करो, आपका अकाउंट डेबिट हो जाएगा. जो भी वो आपका वॉलेट है, जैसे कि पेटीएम वॉलेट है या एसबीआई का है, उसको या तो अमेजोन का वॉलेट है, तो उसमें से वो अटैच रहेगा और वहां से पैसे ट्रांसफर हो. सो इट्स अ न्यू एज. तो धीरे धीरे कार्ड भी जो है वो फास्ट में चलेगा. नाउ एंट्रीज फॉर सेल्स थ्रू क्रेडिट और डेबिट कार्ड. अब हमारे काम की बात है कि हमें एंट्री कैसे करनी. The procedure for issuing credit debit cards are as follows. The seller sums up the different amounts sold like this and submits generally every day to its bank all the forms. The amount is credited by the bank to the seller's account and debited to the account of the bank or the company issuing the credit debit card. वंस अगेन ये सारी चीजें जो है वो मैनुअल के जमाने की थी, अब ये पूरा ऑटोमेशन हो चुका है. लेकिन पहले आप समझ लीजिए कि यहाँ पर एक दिन की बात कही है. मान लो 10 लोग आए कोई व्यक्ति से, उन्होंने ट्रांजेक्शन किए, तो वो सारे ट्रांजेक्शन वो क्या किसको सबमिट करेंगे, अपनी बैंक. वो बैंक क्या करेगी, जो भी रिस्पेक्टिव बैंक या तो एजेंसी है जिसने डेबिट क्रेडिट कार्ड इश्यू किए हैं, उसको क्लेम भेजेंगे और हमारा जो सेलर है उसके अकाउंट से जमा कर. The bank issuing the card charges commission for each such transaction which varies between 1 to 4% and it is immediately debited to the seller's bank account. ये अभी भी चलता है. इसको मर्चेंट डिस्काउंटिंग रेट एमडीआर भी कहते हैं. और कहीं जगह पर जो सेलर होते हैं वो हमसे डिमांड भी करते हैं, आप अगर कार्ड यूज करना चाहो तो हमें 1% दे दो, क्योंकि हमें बैंक हमारा कार्ड के पैसा. So this type of the things are also happening. The bank sends a monthly statement to the cardholder. In case of debit card, the account is immediately debited to the cardholder's account, whereas in case of credit card, the cardholder has to pay the amount full or part. However, if not paid in full, the interest is charged. इसको समझ लेते हैं. मान लो क्रेडिट कार्ड होल्डर को किसी बैंक ने 1 लाख रुपए की लिमिट दी, उसने पूरे महीने में 1 लाख की खरीदी, क्या होगा, उसके पास 1 लाख पेमेंट के लिए आया, तो उसने 60,000 रुपये पे किए और बोला कि 40,000 में अगले महीने जमा. तो उसकी बैंक क्या बोलेगी, ये जो 40,000 आप हमारे से दे रहे हो, उसके ऊपर आपको 16% या 18% इंटरेस्ट देना पड़ता है. सो इट इज अ interest taken by the issuing bank for allowing the credit to the credit card. Accounting for credit debit card sales. अब ये इसकी जनरल एंट्री पूछी जा सकती है, तो समझ लीजिए. फ्रॉम द सेलर्स पॉइंट ऑफ व्यू, दिस टाइप ऑफ द सेल इज इक्विवेलेंट टू कैश सेल. अभी हमने एंट्री की वैसे, तो जर्नल एंट्री देख लेते हैं. Commission charged by the bank will be treated as a selling expense. The following general entries will be made in the seller's book account. बैंक अकाउंट डेबिट होगा और सेल्स अकाउंट क्रेडिट होगा. वो किसके लिए होगा, मान लो आपने किसी ने 5,000 रुपए का कार्ड स्वाइप किया, तो 5,000 विल भी बैंक में जाएगा, तो बैंक अकाउंट में से वो चला जाएगा डेबिट और सेल्स अकाउंट क्रेडिट. अब बैंक ने उसको 5 रुपया मान लो कमीशन चार्ज, कमीशन अकाउंट डेबिटेड टू द बैंक अकाउंट, कमीशन चार्ज बाय द बैंक, इसी में रेशन लेकर. चलिए आते हैं ट्रू एंड फॉल्स, क्योंकि ये एग्जाम की जरूरत है तो हमें समझना है. माय डियर फ्रेंड्स, एमसीक्यू भी दिए रखे हैं आपके टेस्ट नॉलेज के अंदर. हालांकि मैंने करवाया नहीं है, लेकिन आप इसको पढ़ना जरूर, क्योंकि एमसीक्यू क्या करता है, आपके कंसेप्ट क्लियर करता है. ट्रू एंड फॉल्स भी आपके कंसेप्ट को टेस्ट करता है. नाउ केस बुक इज अ सब्सिडरी बुक एज वेल एज द प्रिंसिपल. तो ये सही है, हमने देखा था ऑलरेडी, दिस इज ट्रू. अब सेकंड, 2 कॉलम केस बुक
कंसिस्ट ऑफ टू कॉलम, कैश कॉलम एंड बैंक। तो ये भी ट्रू है। कि यहाँ पर एक और चीज है कि इसको आप हो सकता है डिस्काउंट एंड कैश, ऐसा भी हो तो भी सही है। डिस्काउंट कॉलम ऑफ द बैंक इज नेवर बैलेंस। नवंबर 21 में ये पूछा गया था 2 मार्क्स के लिए, तो ये आंसर क्या है, सही है। डिस्काउंट कॉलम इज टोटल एंड ट्रांसफर टू द डिस्काउंट अलाउंड और रिसीव्ड अकाउंट बट नेवर बैलेंस। Fourth one, contra entries passed into 2 column cash book, 4 नंबर। तो ये जो होगा वो क्या किसमें होगा, 3 कॉलम, क्योंकि 2 कॉलम होगा तो उसमें 2 कॉलम कौन से हो गए, कैश एंड डिस्काउंट। 3 कॉलम में क्या होगा, बैंक एंड कैश एंड डिस्काउंट। If the bank column is showing the opening balance on credit side, it is an overdraft. Yes, true. अभी हमने देखा जो पिछले सब में, it is an overdraft. Sixth one, a cash book records cash transaction as well credit transaction. Of course, false. It's only cash transaction. Seventh, discount column of cash book records the trade discount. यहाँ पर सिर्फ कैश डिस्काउंट को जब आपको लिखा जाता है, ट्रेड डिस्काउंट का कहीं पर भी पोस्टिंग नहीं। 8th वन, नवंबर 19 में 2 मार्क्स के लिए पूछा गया। Trade discount is reduction granted by supplier from the list price. List price माने selling price of goods or services on business consideration for prompt payment. ये prompt payment लिखकर इन्होंने गलती कर दी। ये क्या है, फॉर प्रॉम्प्ट पेमेंट के लिए कैश डिस्काउंट दिया जाता है, प्रॉम्प्ट पेमेंट के लिए नहीं होता है। लेकिन ये किसके लिए दिया जाता है, सेल्स प्रमोशन के लिए, ताकि सेल्स ज्यादा हो। ओके, तो आप रीजन में दोनों में से कोई भी लिख सकते हो कि इट इज गिवन फॉर द सेल्फ प्रमोशन, या तो आप ये ऐसा लिख सकते हो कि कैश डिस्काउंट इज गिवन फॉर द प्रॉम्प्ट पेमेंट। चलिए आते हैं प्रैक्टिकल क्वेश्चन के ऊपर। ये आपकी स्टडी मेट का लास्ट क्वेश्चन है, तो देख लेते हैं कि इसमें किस तरह से काम किया गया है। Sri Ramaswamy maintains a columnar practice book on the Empress system. The impressed amount is 500. 500 रुपए से बैलेंस at शुरुआत। From the following information, show how his Peticus book would appear for the week ended 12th September 2022. तो सबसे पहले 12 सितंबर को ये किया जाएगा, मतलब एक वीक का है। ओपनिंग कब की है, 7 की। तो चलिए चलते हैं और इसे सॉल्व करते हैं। ये पेटी केस बुक का फॉर्मेट है और कौन सी तारीख से स्टार्ट हुआ है, 7 सितंबर। रिसिप्ट ओपनिंग बैलेंस है, बैलेंस ब्रोट डाउन 134। हमें क्या बताया गया है कि जैसे ही ये बैलेंस कम होगा तो उसी दिन इसे 500 रुपीज बनाया जाएगा। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि जो डिफरेंस का अमाउंट है 365.10, रिसीव्ड कैश रीएम्बर्समेंट टू मेक अप द इंटरेस्ट, तो टू रीएम्बर्समेंट कितना 365.10, ये टोटल कितना बन जाएगा, नेचुरली 100 रुपीज। अब 8 को मिसलिनियस एक्सपेंस 20 रुपीज 90 पैसे। यहाँ पर आपको वाउचर नंबर देने हैं,
यहाँ पर मैंने एक कॉलम कम रख दिया है। एनीवे, तो आगे बढ़ते हैं। ये हमारा डेट कॉलम है, 8 तारीख का। वाउचर नंबर आप अपने हिसाब से डालते रहेंगे। 4980 ये 7 तारीख का है। स्टेशनरी, तो यहाँ पर हम स्टेशनरी, उसके बाद मिसलेनियस एक्सपेंस 2090 8 तारीख को। तो ये हम मिसलेनियस एक्सपेंस डाल देंगे 20 रुपीज 90 पैसे। उसके बाद रिपेयर्स 156.70, ये रिपेयर कॉलम हम यहाँ पर बना लेते हैं। और रिपेयर्स 9 तारीख की एंट्री है। 10 तारीख को ट्रैवलिंग 6850, तो चलिए ये ट्रैवलिंग बना देते हैं। स्टेशनरी 11 तारीख को 71। मिसलेनियस 6 रुपये 30 पैसा। रिपेयर्स 4830। यस, आगे का काम सिंपली टोटल का है। ये टोटल हम नोट डाउन कर रहे हैं, पहले पूरा टोटल। So it arrives at 421 and 9. इंडिविजुअल टोटल हम देखेंगे। स्टेशनरी ट्रैवलिंग में एक ही एंट्री है। ये चारों का टोटल हमें टेली करना है। किसके साथ? इसके साथ। तो ये टोटल जब टेली हो जाता है तो हमने सही कहा। अब 500 रुपीज बैलेंस था यहाँ पर 421.9। तो जो बैलेंस बाकी का बचेगा बाय बैलेंस डाउन, दैट इज 78.10। तो ये आपका 500 साइड टेली हो गया। 13 तारीख को आप क्या करोगे? टू बैलेंस 78.10। तो नए रुपये नेक्स्ट वीक में लिए जाएंगे। कितने लिए जाएंगे? 500 माइनस 710, दैट इज 421.90, जो कि इसमें ये हफ्ते का एक्सपेंसेस था। सो दिस इज हाउ इट इज टेल्ड। ओके, सो दिस वाज द प्रैक्टिकल क्वेश्चन। आगे देखते हैं क्या है। ये हमारे आंसर शीट है। और दिस इज एंड ऑफ यूनिट 5। थैंक्स फॉर योर पेशेंस। आपने शांति से पूरा सेशन देखा, उसके लिए धन्यवाद। मिलते हैं द लास्ट यूनिट में, दैट विल बी द 6th यूनिट, रेक्टिफिकेशन ऑफ द एंट्री। थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस टाइम।